जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है बताया था 9वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने बता दिया था। चलिए आज आपको बताते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना भी बताएंगे। मतलब पंचवर्षीय योजनाएं जो है सारी खत्म करके उसके बाद जो है एलपीजी भी पढ़ाएंगे। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये भी आपको बताएंगे आज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से, विशेषकर यूपीएससी या यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो उसके लिए जो है ज़्यादातर हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, यह कब से कब तक माना जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना? ये 2002 से 2007 तक माना जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जो है इसमें। व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर, इसका कौन सा मॉडल था? व्यापक आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। ठीक, अब कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया है। कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया है अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक क्षेत्र और आधारिक संरचना पर बल मिला। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आधारिक संरचना पर, आधारिक संरचना पर बल मिला। ठीक, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, निर्माण, पर्यटन, ये सब पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि, निर्माण, पर्यटन, लघु उद्योग। ठीक, और सूचना प्रौद्योगिकी, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद जो है संरचना क्षेत्र इत्यादि का विकास किया गया है। संचार क्षेत्र में भी और आदि सारे क्षेत्रों का विकास किया गया है। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो टारगेट था इतना, मतलब सबको मिला के। इसका जो मूल्यांकन करने पर, इसका मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन जो रखा गया, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया गया तो जो लक्षित विकास दर जो है 8% रखा गया था। यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा सफल थोड़ी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा सफल नहीं मानी जाती है। विकास दर 8% रखा गया था, लेकिन उपलब्धि कितना हुआ? उपलब्धि जो है 7.6%, मतलब इंक्रीज हुआ। लेकिन जो है उपलब्धि देखा जाए तो यह डिक्रीज हो गया। मतलब टारगेट 8% का रखा गया था, लेकिन 8% भी जो है नहीं टारगेट पूरा हुआ। कहने का मतलब जो है यह योजना जो है डिक्रीज हो गई विकास दर के मामले में। ठीक, और जीडीपी जो है कितना रखा गया? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी जो है इसका 23.31%। ठीक, और लक्ष्य उपलब्धि कितना हासिल हुआ? लक्ष्य जो है इतना था। ठीक, और उपलब्धि कितना हासिल हुआ? उपलब्धि जो है
31.9% उपलब्धि हुआ। कहने का मतलब जो है जितना टारगेट था उतना भी नहीं जो है हासिल कर पाए, इसका मतलब इसमें जो है डिक्रीज हुआ। चलिए इसके बाद बताते हैं ग्रामीण पंचवर्षीय योजना। ठीक, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना चलिए बताते हैं। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना यह जो है 2012 से 2017 तक मानी जाती है। नहीं, 2007 से 2012, 2007 से 2012 तक मानी जाती है ग्रामीण पंचवर्षीय योजना। चलिए इसका जो है ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का जो है देखते हैं उद्देश्य क्या क्या था इसका। इसका उद्देश्य क्या था, टारगेट क्या हुआ, चलिए इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य पहले। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, तीव्रतर और अधिक समावेशी का विकास। ठीक, तो इसका उद्देश्य हो गया। और कुल प्रजनन दर जो है कुल प्रजनन दर 2.1% से नीचे लाना। कहने का मतलब जनसंख्या में डिक्रीज करना है, कम करना है। उसके बाद जो 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को साक्षरता दर 80% करना है। 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को 7 वर्ष से अधिक जो आयु के हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का साक्षरता दर जो 80% तक करना है। साक्षरता दर जो है 80% तक करना है। ठीक, उसके बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बिजली देना। ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धन परिवार हैं या निर्धनता रेखा से मतलब नीचे वाले परिवारों को क्या करना, बिजली देना, बिजली देना और रोजगार के नए अवसर का सृजन, रोजगार के नए अवसर का सृजन करना। ठीक, इससे क्या, और पर्यावरण को संरक्षण करवाना, पर्यावरण को संरक्षित करना। ठीक, ये तो था ग्रामीण पंचवर्षीय योजना। योजना लक्ष्य जो जान रहे हैं कितना रखा गया, योजना लक्ष्य जो है रखा गया 9%। देखिए यहाँ 9% रखा गया, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त जो केवल 8% हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना भी पूर्णतः जो है सफल नहीं रही। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं ग्रामीण पंचवर्षीय योजना। ठीक, चलिए देखते हैं ग्रामीण पंचवर्षीय योजना। एक तरह से देखिए जैसे आप कोई योजना बना रहे हैं, ठीक, और लगातार उसकी जो टारगेट है, टारगेट को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है योजनाओं को परिवर्तित करेंगे। इसी तरह से जो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही, मतलब 10वीं ग्रामीण तो बिल्कुल नहीं सफल रही, समझ लीजिए। एक तरह से देखा जाए जितना टारगेट था उतना भी नहीं हासिल हो पाया। इसके बाद देखिए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ग्रामीण भी वैसे गई, उसके बाद जो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना भी वैसे गई। इसीलिए जो सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग को ले आया था, इसीलिए क्योंकि जो टारगेट था वही नहीं पूरा हो पा रहा था। ठीक,
चलिए देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह जो कब से कब तक मानी जाती है, 2012 से 2017 तक इसका टारगेट माना जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य देखते हैं। ठीक, पहले उद्देश्य देख लेते हैं। तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास करना। तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास करना। ठीक, ये तो उद्देश्य हो गया, पहला काम ये था। सवाल पूछेगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था या उद्देश्य क्या था, तो धारणी एवं तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास करना, यही इसका थीम था, उद्देश्य था। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। अगला पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र को एक सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। और क्या हुआ, आर्थिक क्षेत्र में जो है, आर्थिक क्षेत्र में देखिए आर्थिक क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, रोजगार, कौशल विकास, बाल अधिकार, ठीक, बाल अधिकार। और उसके बाद सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया है। सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया है। ठीक, ये हो गया आर्थिक क्षेत्र में। उसके बाद चलिए देखते हैं, शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख रोजगार सृजन करना था, इसका टारगेट रखा गया था। शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख, 20 लाख जो है रोजगार का सृजन करना शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद कृषि क्षेत्र में विकास दर लक्ष्य जो 4% रखा गया है। कृषि क्षेत्र में विकास दर केवल 4% रखा गया है कृषि क्षेत्र में। और जीडीपी कितना प्राप्त हुआ, 8%। जीडीपी जो है 8% जो है प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए देख लेते हैं। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उसके बाद निजीकरण है, उसके बाद वैश्वीकरण। मतलब पूरे वैश्विक स्तर ग्लोबलाइजेशन। और निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन। चलिए उदारीकरण का मतलब समझते हैं। उदारीकरण, इसका अर्थ क्या होगा, उदारीकरण का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब जो सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों, जैसे मतलब जो है इत्यादि को जैसे हटाना, जैसे कोटा हो गया, रक्षक कर हो गया, लाइसेंस हो गया, इन सबको जो है हटाना है। कहने मतलब जो सरकार द्वारा फालतू के नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको जो है हटाना है, मतलब और सॉफ्ट बनाना। सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं
सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए परमिट, ठीक, लाइसेंस, कोटा, और रक्षक कर इत्यादि को हटाना। इसका अर्थ यही होगा उदारीकरण का मतलब, उदारीकरण का मतलब जो है यही था, ठीक। उसके बाद 1991 से पहले सरकार ने कई प्रकार के नियमों को लागू किया था। 1900, लेकिन कब? 1991 से पहले, 1991 से पहले पहले जो है सरकार ने जो है कई प्रकार के नियमों को लागू किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, किसी फर्म को शुरू करने और विस्तार करने, जैसे किसी फर्म या कंपनी को शुरू करने या विस्तार करने, शुरू करने या विस्तार करने, नई वस्तु का उत्पादन करने के लिए और नई 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 वस्तु का उत्पादन, ठीक, नई नई वस्तु का उत्पादन करने के लिए उद्यमियों को लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत अनुमति लेना पड़ता था, और लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत अनुमति लेना पड़ता था। और इसका टारगेट क्या था? उद्देश्य। ये तो उदारीकरण का जो अर्थ था। चलिए देखते हैं उदारीकरण का उद्देश्य। इसका उद्देश्य देख लीजिए, सरकार के ऋण भार में कमी लाने में सहायक, सरकार के ऋण भार में कमी लाने में सहायक, ठीक। उसके बाद उद्योग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य एक और है, उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक, उद्योग को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, विदेशी निवेश में इंक्रीज करना, ठीक। उसके बाद वस्तु एवं सेवा का निर्माण अन्य देशों में किया जाना, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा का निर्यात अन्य देशों में किया जाना, सेवा का निर्यात अन्य देशों में किया जाना, ठीक। ये तो हो गया उदारीकरण का उद्देश्य, ठीक। अब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने निम्न कदम उठाए। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने तो इतना उद्देश्य बताया कि ये जो है पूरा करना है हमें, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भाई एक जो है वो होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने निम्न कदम उठाए। या यही देख लेते हैं, सरकार ने निम्न कदम उठाए, निम्न कदम उठाए किस लिए? उद्देश्य को प्राप्ति के लिए। पहला है, इसमें पहला पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, ये तो जो है हो गया पहला पॉइंट, ठीक। उसके बाद कर व्यवस्था में भी सुधार करना, कर व्यवस्था, सुधार। उसके बाद विदेशी विनिमय में भी सुधार,
विदेशी विनिमय में सुधार। ठीक, ये तो हो गया जो है भारत सरकार ने यही 3-4 कदम उठाए उद्देश्य को प्राप्ति के लिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये तो उदारीकरण हो गया, चलिए अब देखते हैं निजीकरण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं निजीकरण। उसके बाद देखेंगे वैश्वीकरण, लेकिन वैश्वीकरण से पहले जो है निजीकरण देख लेते हैं। इसका अर्थ देखते हैं पहले, निजीकरण का अर्थ। इसमें जो सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व में निजी क्षेत्र को सहभागिता प्रदान की जाती है। जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व में उपक्रमों के स्वामित्व में निजी क्षेत्र को सहभागिता प्रदान की जाती है। निजी क्षेत्र को सहभागिता प्रदान की जाती है। ठीक, चलिए इसकी जो क्रियाएं देख लेते हैं। क्रियाएं जो है क्षेत्र, क्रियाएं है क्षेत्र। चलिए इसको देखते हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी योजनाएं, बंदरगाह, सड़क हो गया, पुल हो गया, औद्योगिक भवन का निर्माण निजी क्षेत्र को दे दिया गया। ठीक, सबसे बड़ी इसका काम यही किया गया, सबसे बड़ा काम यही निजी क्षेत्र में किया गया कि जो प्राइवेटाइजेशन किया गया ज्यादातर। ठीक, इसमें जो है पहला देखिए, जैसे बड़ी बड़ी परियोजना, बंदरगाह, सड़क, औद्योगिक भवनों का निर्माण, निजी क्षेत्र के हाथों में दे दिया गया। निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक, उसके बाद इसके आगे देखते हैं, औद्योगिक नीति को उदार बनाया गया, सरल बनाया गया। औद्योगिक नीति जो थी पहले जो बहुत कठोर औद्योगिक नीति थी, औद्योगिक नीति को उदार बनाया गया है, मतलब सरल बनाया गया है। ठीक, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में यह है कि रेलवे में भोजन, रेलवे में जो है भोजन हो गया, जलपान व्यवस्था, मेट्रो रेल में निजी क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया। तो पहले रेलों में भोजन की व्यवस्था। ठीक, उसके बाद जलपान व्यवस्था, उसके बाद निजी क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया, किसमें? मेट्रो रेल में। ठीक, मेट्रो रेल में निजी क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं, वित्तीय घाटे को कम करने में सहायता प्रदान करना, इसका एक लक्ष्य ये भी था। क्षेत्र इसका ये भी है, निजीकरण का एक क्षेत्र ये भी, वित्तीय घाटे को कम करना और सहायता प्रदान करना। वित्तीय घाटे को कम करना और सहायता प्रदान करना। ठीक, कहिए सहायता प्रदान करना। उसके बाद लाइसेंस एवं मौद्रिक नीति में कठोर प्रतिबंध को हटाना। पांचवा पॉइंट इसमें है, जो लाइसेंस और मौद्रिक नीति में कठोर प्रतिबंध है उनको हटाना।
निजीकरण मतलब निजीकरण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खरीद स्थिति के कारण पूंजी का विकास करना। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनको जो खराब स्थिति के कारण जो है पूंजी का विनिवेश, उसके बाद विनिवेश करना। उसके बाद देखिए आखिरी पॉइंट है इसमें जो है, आखिरी पॉइंट एक ये देख लीजिए, जैसे राष्ट्रीयकृत उद्योग का जो है निजी क्षेत्र के लिए पुनः विराष्ट्रीयकृत करना। जैसे जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया था या जो राष्ट्रीयकृत उद्योग हैं जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो राष्ट्रीयकृत उद्योगों का जो है निजी क्षेत्र के लिए पुनः जो है विराष्ट्रीयकरण जो है करना था। ये तो जो है निजीकरण का हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं वैश्वीकरण। ठीक, ये निजीकरण का हो गया। इसके बाद देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वैश्वीकरण जो है शब्द का प्रयोग जो है, इस शब्द का प्रयोग ठीक, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग 1980 के दशक में काफी लोकप्रिय हो गया। 1980 के दशक में जो है काफी लोकप्रिय हो गया है। कौन? वैश्वीकरण शब्द जो है। वैश्वीकरण का सामान्य प्रयोग जो है आर्थिक संदर्भ में किया जाता है। कहने का मतलब वैश्वीकरण का सामान्य प्रयोग जो है आर्थिक संबंध में किया जाता है। ठीक, आर्थिक संदर्भ में। उसके बाद जो विशेषकर जो है लगभग 3 दशकों से आर्थिक गतिविधियां वैश्वीकृत एवं एकीकृत होती जा रही हैं। 3 दशकों से आर्थिक गतिविधियां ठीक, आर्थिक गतिविधियां उसके बाद वैश्वीकृत एवं एकीकृत होती जा रही हैं। वैश्वीकृत और एकीकृत होती जा रही हैं। ठीक, और विश्व भर में ज्यादातर घरेलू एवं स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए, पूरे विश्व भर में वैश्वीकरण में, विश्व भर में ज्यादातर घरेलू एवं स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ज्यादातर स्थानीय और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व भर के ज्यादातर स्थानीय और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक, अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख विषय हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख हो गया है। ठीक, वैश्वीकरण में जो है विश्व भर में ज्यादातर स्थानीय और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख विषय हो गया इन सब का। उसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण जो है वैश्विक बाजार के सृजन से जुड़ा हुआ है। वैश्विक बाजार के सृजन से अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण जुड़ा हुआ है किससे? वैश्विक बाजार से, ताकि देश के बीच जो है व्यापार के क्षेत्र में सच्ची एवं स्पष्ट स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा हो सके। भाई सही रहेगा तभी ना, नहीं तो कहाँ से जो प्रतिस्पर्धा करेंगे। इससे जो है व्यापार के क्षेत्र में सच्ची एवं स्पष्ट स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा हो सके, जिससे आर्थिक एकीकरण के अंतर्गत 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। इससे आर्थिक एकीकरण के अंतर्गत 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब वह 3 बातें कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। इसमें पहला देखते हैं वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार।
ठीक, वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब चलिए इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं पूंजी का आवागमन होगा। वैश्वीकरण से पूंजी का आवागमन, पूंजी का आवागमन ये हो जाएगा। तो इसमें तीसरा जो है वित्त का प्रवाह, इसके अलावा लोगों का आवागमन भी महत्वपूर्ण है। ठीक, वित्त का प्रवाह, ठीक, तो वित्त का प्रवाह जो है, लोगों का आवागमन भी महत्वपूर्ण है। चलिए ये तो हो गया जो वैश्वीकरण दोस्तों, और ये टॉपिक जो है पूरा समाप्त होता है। ठीक, इस अध्याय का एक पूरा जो है टॉपिक समाप्त होता है अध्याय भी। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों के सामने इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। ठीक, औद्योगिकीकरण जो है इसके बाद जो लेके आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।